Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me, Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? इन जनरल हम बोल सकते हैं नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ ए टिश्यू। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे बात करूँ नेक्रोसिस क्या होती है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। थोड़ा हम पहले अपना पुराना रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम सेलुलर अडेप्टेशन एडेप्टेटिव डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा था? कोई भी एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर हीमोस्टेसिस हो रही है, तो उसके अंदर इंजरी के चांसेस दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर स्ट्रेस हुआ सेल के ऊपर, तो उसकी वजह से सेल क्या करेगा? अडेप्ट करेगा। अडेप्ट वो किस फॉर्म में कर सकता है? एट्रॉफी हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, मेटाप्लेजिया हो सकता है, डिस्प्लेजिया हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं एडेप्टेशन, इस तरीके से सेल जो है अडेप्ट कर सकता है। और अगर कोई स्टिमुलस है जिसकी वजह से सेल के अंदर इंजरी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? डायरेक्टली कोई भी सेल को एक इंजरी हो सकती है। तो मैंने आपको ये बताया कि सेल में दो तरीके से इंजरी हो सकती है। एक इंजरी हो सकती है जैसे कोई स्ट्रेस की वजह से हो, तो या फिर दूसरी इंजरी हो सकती है किसी भी डायरेक्टली स्टिमुलस की वजह से हो सकती है। अब जब सेल के अंदर हमारी कोई इंजरी हो जाएगी, तो ये इंजरी जो होती है दो तरीके की हो सकती है। या तो वो इंजरी रिवर्सिबल टाइप की हो सकती है, या हो सकती है इरिवर्सिबल टाइप की, जैसे कि इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं। रिवर्सिबल टाइप की सेल इंजरी उस इंजरी को बोला जाता है जैसे कि अगर कोई इंजरी हुई बिकॉज ऑफ कोई स्ट्रेस की वजह से या कोई स्टिमुलस की वजह से, अब हमने उस स्ट्रेस को या स्टिमुलस को हटा दिया, तो वो हमारी वापस इंजरी बैक टू नॉर्मल चली जाएगी। तो इस तरीके की इंजरी हुई हमारी रिवर्सिबल टाइप की इंजरी। और अगर जो होता है, अगर स्ट्रेस हटाने पे या फिर कोई स्टिमुलस हटाने पे वापस रिवर्ट बैक टू नॉर्मल नहीं होती है इंजरी, तो वो कहलाती है इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के नतीजे में दो चीज़ें होती हैं, या तो नेक्रोसिस होती है, एपोप्टोसिस होती है, या फिर ऑटोलिसिस होती है। अब ये नेक्रोसिस क्या होती है, एपोप्टोसिस क्या होती है, ऑटोलिसिस क्या होती है, ये मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करती हूँ। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा फ्लो चार्ट के अंदर, अगर इंजरी हमारी इरिवर्सिबल टाइप की होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? हमारी सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ जो होगी अगर कहीं पे बॉडी के अंदर, या तो लोकली होगी या फोकल होगी। ठीक है, इस सेल डेथ होने की वजह से क्या होगा? सेल डेथ रिजल्ट हो सकता है ऑटोलिसिस हो सकती है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है, एपोप्टोसिस हो सकती है। अब जब कहीं नेक्रोसिस हो रही है, ऑटोलिसिस हो रही है, एपोप्टोसिस हो रही है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? उसके रिजल्ट में हो सकती है वहाँ पे गैंग्रीन हो सकती है, या फिर कोई पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है। अब जब गैंग्रीन होगी या पैथोलॉजिकल कोई कैल्सिफिकेशन होगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? वहाँ पे सोमैटिक डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेक्रोसिस क्या होती है। नेक्रोसिस को इन जनरल हम बोल सकते हैं डेथ ऑफ ए टिश्यू, या फिर कहीं पे अगर डेथ हो रही है सेल की या टिश्यू की किसी भी लीथल सेल इंजरी की वजह से हो रही है, या फिर कोई इंटरनल प्रोग्राम की वजह से हो रही है, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रही है, तो वहाँ के टिश्यू किस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे? एज अ नेक्रोसिस। हम नेक्रोसिस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लोकलाइज एरिया अगर कहीं पर डेथ हो रही है टिश्यू की, साथ में वहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है टिश्यू का। किससे हो रहा है? बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ से आए? हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिबरेट हो रहे हैं कहाँ से? जो कि डेड सेल है वो खुद रिलीज कर रहे हैं, या फिर रिलीज होते हैं फ्रॉम ल्यूकोसाइट से, दैट आर रिक्रूटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टू डेड सेल। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ नेक्रोसिस की, तो वो डिपेंड करती है दो प्रोसेस पे। यानी नेक्रोसिस की जो पैथोजेनेसिस होती है उसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व है। नंबर 1 एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल, नंबर 2 डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। एंजाइम्स जो होते हैं ड्राइव करते हैं आइदर फ्रॉम द लाइसोसोम्स ऑफ द डेड सेल, जिसे बोला जाता है ऑटोलिसिस, या फिर फ्रॉम द लाइसोसोम्स ऑफ इमिग्रेंट ल्यूकोसाइट, जिसे बोला जाता है हेट्रोलिसिस। अब जैसे कि आपके सामने एक टर्म आया ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन। ऑटोलिसिस का क्या मतलब होता है? ऑटोलिसिस का मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन, यानी डिसइंटीग्रेशन होगा जब सेल का बाय इट्स ओन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि लाइब्रेट होंगे कहाँ से? लाइसोसोम से। ऑटोलिसिस जो होती है अकर कर सकती है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर व्हेन इट इज सराउंडेड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, या फिर ये अकर कर सकती है एज अ पार्ट ऑफ पोस्टमार्टम चेंजेस के तौर पे इन द कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ सराउंडिंग इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोलिसिस। यानी ऑटोलिसिस को आप सिंपल सी भाषा में याद कर सकते हैं, ऑटोलिसिस मीन्स सुसाइड। जैसे कि सुसाइड जो होता है, जब आदमी कोई सुसाइड करता है तो वो खुद से करता है ना, कोई उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, तो सुसाइड आप बोल सकते हैं। एक टर्म और होता है एपोप्टोसिस, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था ऑटोलिसिस भी हो सकती है, एपोप्टोसिस भी हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है। तो एपोप्टोसिस क्या होती है? एपोप्टोसिस बोला जाता है प्रोग्राम सेल डेथ को, यानी जब बिल्कुल प्रोग्राम के तहत कहीं सेल डेथ होती है तो उस चीज़ को बोला जाता है एपोप्टोसिस। तो यानी क्या डिफरेंस हुआ? एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है, ऑटोलिसिस क्या होता है? सेल्फ डाइजेशन है, और नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस बोला जाता है डेथ ऑफ द टिश्यू को। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटोलिसिस और नेक्रोसिस में क्या फ़र्क है, फिर ऑटोलिसिस और नेक्रोसिस के अंदर ये फ़र्क है, जब भी कहीं पे नेक्रोसिस होगी तो वहाँ पे क्या होगा? एक शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट होगा बिटवीन द अफेक्टेड पार्ट और हेल्दी पार्ट के बीच में। दूसरा पार्ट
ये चीज़ जो होगी ऑटोलिसिस के अंदर एब्सेंट होगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये होगा जैसे कि सर्कुलेटरी चेंजेस हैं, कंजेशन है, हेमरेज है, ये सारी चीज़ें जो होती है नेक्रोसिस के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑटोलिसिस के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जैसे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है लिकोसाइट का, ये सब चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होगी, नेक्रोसिस के अंदर होंगी, ऑटोलिसिस के अंदर नहीं प्रेजेंट होंगी। चौथा पॉइंट इसके अंदर ये होगा कि जैसे सेफोफिटिक ग्रोथ जो होती है ये नेक्रोसिस के अंदर नहीं प्रेजेंट होती, जबकि पायोजेनिक बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। सेफोफिटिक ग्रोथ जो होती है, बेसिलरी रॉड्स वगैरह, ये जो होती है हमारे ऑटोलिसिस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हमारा डिफरेंस बिटवीन द ऑटोलिसिस एंड नेक्रोसिस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्रोज्ड एरिया को ग्रॉसली देखें तो हमारा जो अफेक्टेड एरिया होता है वो कैसा होगा, या तो वाइट होगा या ग्रे होगा या येलो इन कलर होगा। ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ। जो नेक्रोज्ड एरिया होगा वो देखने में कैसा होगा, वाइट होगा, ग्रे होगा या येलो कलर का। उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, बिल्कुल कुक्ड मीट अपीयरेंस होगी। उसके अंदर शार्पली एक डिमार्केटेड लाइन प्रेजेंट होगी बिटवीन द हेल्दी एंड द अफेक्टेड पार्ट। और अगर वहाँ गैंग्रीन हो जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन, ऑरेंज या फिर ब्लैक हो जाएगा। और अगर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपॉन द टाइप ऑफ नेक्रोसिस, यानी जिस तरीके की भी नेक्रोसिस हो रही होगी उस तरीके के हमें माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ जनरल चेंजेस होते हैं जो नेक्रोसिस के अंदर हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे ईस्नोफिलिया। साइटोप्लाज्म स्टेन करता है, डार्कर रेड इन कलर हो जाता है, या फिर स्वेलिंग हो जाती है, वैक्यूलेशन हो जाता है। सेल कैसे हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और कुछ न्यूक्लियर चेंजेस हमें देखने को मिलती है, ये हम आगे आपसे अभी बात करेंगे। सेल कैसे। अब बात आती है कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस की। ज़्यादातर जो कॉमन कॉज होते हैं नेक्रोसिस के वो होते हैं जैसे कि वायरस हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन है, स्टीमिया है, हाइपर सेंसिटिविटी है, या फिर कोई एनाइजिंग रेडिएशन है। नंबर 1 जो कॉज है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज है नेक्रोसिस, हाइपोक्सिया है। कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है जैसे कि ट्रॉमा है, हीट है, कोल्ड है, रेडिएशन है, या कोई केमिकल एजेंट हो सकता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, केमिकल हैं, पॉइजन्स हैं, कोई ड्रग्स हैं, या फिर कोई बायोकेमिकल एजेंट हो सकता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर टॉक्सिन्स हैं, एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स हैं, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस। जब भी नेक्रोसिस होती है उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस होते हैं, कुछ न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके बारी बारी इनको एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस इन द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस इन द साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा ईस्नोफिलिक हो जाता है और होमोजेनस हो जाता है। जो नाइट्रोटिक सेल्स होते हैं वो शो करते हैं ईस्नोफिलिया एंड हेमाटोजाइलिन और इओसिन स्टेन के अंदर। किस वजह से शो करते हैं, ड्यू टू द लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो कि बाइंड करता है विद द ब्लू डाई जिसे बोले जाता है हेमाटोजाइलिन, और डिनेचुरेटेड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन की वजह से जो कि बाइंड करता है रेड डाई से जिसे बोले जाता है इओसिन। ये HE स्टेन है क्या, HE स्टेन जो होता है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है स्टेन इन हिस्टोलॉजी के अंदर, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये स्टेन इन द मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर, और इसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैथोलॉजिस्ट है जिसे देखना है बायोप्सी किसी सस्पेक्टेड कैंसर की, तो उसे हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को जो होता है स्टेन करना पड़ता है HE और E स्टेन से। इओसिन जो होता है एक एसिडिक डाई होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, स्टेन करती है बेसिक पार्ट को, या तो वो रेड कर देती है उसे या पिंक कर देती है, इसलिए इस वजह से क्या बोला जाता है, इसे ईस्नोफिलिक भी बोला जाता है। ज़्यादातर प्रोटीन जो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर वो बेसिक होते हैं, इसलिए इओसिन जो होता है बाइंड कर जाता है इन प्रोटीन के साथ और उन्हें स्टेन कर देता है पिंक कलर का। ठीक है, जो नेक्रोटिक सेल है हमारी बॉडी के अंदर जो नेक्रोज हो गए हैं उनकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ग्लासी होमोजेनस अपीयरेंस हो जाएगी देन द नॉर्मल सेल से, मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ, क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू द लॉस ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल की वजह से हो रहा है ऐसा हो जाएगी। अब बात करते हैं हम जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहला चेंज जो होता है हमें देखने को मिलता है फाइक्नोसिस। फाइक्नोसिस क्या है, जैसे कि कोई भी सेल है जिसके अंदर नेक्रोसिस हो रही है, तो उस सेल के अंदर जो नेक्रोसिस हो रही है या फिर एपोप्टोसिस हो रही है, उस सेल का जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का जो भी क्रोमैटिन मटेरियल होगा उसका हो जाएगा कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन भी कैसा होगा, इरिवर्सिबल टाइप का होगा, यानी हमारा जो न्यूक्लियस है उसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसका कंडेंसेशन हुआ। जब उसका कंडेंसेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो यानी फाइक्नोसिस के अंदर क्या हो रहा है, श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस हो रहा है और इंक्रीज बेसोफिलिया। तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। फाइक्नोसिस में अंदर क्या होता है आपको याद रखना है, न्यूक्लियर श्रिंकेज होता है। सेकेंड आता है हमारा कैरियोलिसिस। एमसीक्यूज के कैरियोलिसिस में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस था जो अभी कंडेंस हुआ है, कंडेंसेशन हुआ, उसका न्यूक्लियर श्रिंकेज हुआ, तो कैरियोलिसिस में जब वो पहुंचता है तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, वहाँ पे जो न्यूक्लियस था उसका डिसोल्यूशन होने लगता है, यानी वो डिजॉल्व हो जाता है। और जो हमारे बेसोफिल्स से जो हमारे
और जो हमारे बेसोफिल्स थे जो कि फाइक्नोसिस के अंदर इंक्रीज हुए थे, तो जाके कैरोलिसिस के अंदर क्या होने लगता है, उनके अंदर फेडिंग होने लगती है ड्यू टू डीएनएज एक्टिविटी की वजह, यानी कैरोलिसिस के अंदर क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ द सेल न्यूक्लियस हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, जो बेसोफिलिया ऑफ द क्रोमैटिन थे उनका फेडिंग होने लगा ड्यू टू डीएनएज एक्टिविटी की वजह से। तो कैरोलिसिस में आपको याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ द सेल न्यूक्लियस होता है, साथ ही साथ बेसोफिलिया जो होते हैं उनकी फेडिंग होने लगती है। तीसरा इसके अंदर आता है कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस में क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस था हमारा उसका फ्रेगमेंटेशन होने लगता है और जिसका क्रोमैटिन होता है वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो हमने चेंजेस ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर 3 चीज़ें पढ़ी। फाइक्नोसिस, जिसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस जो था उसका श्रिंकेज हो रहा था। दूसरा पढ़ा कैरियोलिसिस। कैरियोलिसिस में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व कर गया है। तीसरा हुआ हमारा कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस था उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया है। तो ये आपने पॉइंट्स यार याद रखने हैं, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द इवेंट दैट टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग नेक्रोसिस, या फिर आपके जो होता है कुछ एग्जाम के लिहाज से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकता है दैट व्हाट आर द इवेंट दैट टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। तो आपको याद रखना है कि पहले क्या होता है, फाइक्नोसिस होता है, दूसरा कैरियोलिसिस, तीसरा कैरियोहेक्सिस। या फिर वो स्पेसिफिकली भी पूछ सकता है कि फाइक्नोसिस इज, कैरियोलिसिस इज, कैरियोहेक्सिस इज। तो आपको ये सारे याद रखना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। फिर वो स्प्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चेंजेस होते हैं जब नेक्रोसिस होती है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका रप्चर हो जाता है, उसके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं वो शेड ऑफ होने लगते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा हमारा स्वेल कर जाता है, उसके अंदर जो इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल गैन्यूल्स होते हैं उनका लॉस होने लगता है, क्रिस्ट्री होती है उसका लॉस होने लगता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है। लास्ट में क्या हो जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर कर जाती है। बात आती है कि नेक्रोसिस जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो इटियोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो देयर आर 5 टाइप ऑफ नेक्रोसिस। कितने टाइप की होती हैं, 5 तरीके की होती हैं। नंबर 1 कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तीसरी कैसियस नेक्रोसिस जिसे बोला जाता है ग्यूमेटस नेक्रोसिस। एक होती है फैट नेक्रोसिस, एक होती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। एक एक को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। सारी नेक्रोसिस के अंदर जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। तो ये आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस कौन सी है, आपका जवाब होगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इस्चीमिया। इस्चीमिया का क्या मतलब है, सडनली सीजेशन ऑफ ब्लड। इसके अलावा जो होती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस किसी भी बैक्टीरियल या फिर केमिकल एजेंट की वजह से भी होती है। दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये होती है, इसमें एरियाज ऑफ इन्फार्क्ट देखने को मिलते हैं, यानी वो एरिया जहाँ पे इस्चेमिक नेक्रोसिस होती है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है वो कौन से कॉमनली ऑर्गन होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं बाय द कोगुलेटिव नेक्रोसिस। जो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड ऑर्गन है कोगुलेटिव नेक्रोसिस से वो होता है हमारा हार्ट, सबसे मोस्ट कॉमन। इसके अलावा लिवर भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है, स्प्लीन भी हो सकता है। कोगुलेटिव बॉडी के अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है तो उसकी खास बात ये होती है कि जो टिश्यू होता है उसका आर्किटेक्चर जो प्रिजर्व रहता है। उसके अलावा जो होता है उसके अंदर जो होता है टॉम स्टोन अपीयरेंस हो जाती है टिश्यू की। अगर बात की जाए इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर तो इसमें क्या होता है, डिजेनरेशन होता है एंजाइम का और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का। किस वजह से होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से, आइदर बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड या फिर किसी भी इस्चेमिक मैकेनिज्म की वजह से हो सकता है उस सेल के ऊपर, या फिर किसी हैवी मेटल्स की वजह से हो सकता है, या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से। तो होता ही है कि जो नेक्रोटिक सेल होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स के अंदर एंड दे आर रिमूव्ड बाय द फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल डेप्रेस। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की जैसे कि हम बता चुके हैं कि ग्रॉसली अगर हम देखें तो जो एरिया होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का अर्ली स्टेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा पेल होता है, फर्म होता है, स्लाइटली स्वेलन होता है, और विद प्रोग्रेशन जो एरिया होता है वो कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और श्रंकन हो जाता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का हॉलमार्क होता है वो कन्वर्जन हो जाता है, जो नॉर्मल टिश्यू वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है टॉम स्टोन के अंदर, जबकि आउटलाइन ऑफ द सेल जो होती है वो रिटेन रहती है। ये इसकी खास बात होती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस की। जैसे जो सेल का टाइप होता है वो हमें पता चल जाता है, जबकि उसकी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल जो होती हैं लॉस हो जाती हैं। तो यानी कोगुलेटिव नेक्रोसिस की खास बात ये हुई कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में तो कि उसकी जो हॉलमार्क है कि ऐसा हो रहा है वो टॉमस्टोन अपीयरेंस हो जा रही है। दूसरा उसके अंदर ये कि सेल की आउटलाइन मेंटेन है, जबकि इस वजह से हम सेल का टाइप पहचान सकते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है और उसकी न्यूक्लियर डिटेल है वो सारी जो है उसकी लॉस हो जाती है। वो सेल होते हैं वो हमारे स्वेल कर जाते हैं, वो अपीयर करते हैं मोर देन द नॉर्मल। साथ ही साथ क्या होता है, अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर चेंजेस, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, सेल का डाइजेशन और लिक्विफेक्शन इसमें हो नहीं पाता। इवेंचुअली होता ये है कि जो नेक्रोज फोकस
होता है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है इन्फ्लेमेटरी सेल से, और जो डेड सेल होते हैं वो फैगोसाइटोज हो जाते हैं, लीविंग साथ में पीछे क्या छोड़ के जाते हैं, ग्रैनुलर डेब्रिस और फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल छोड़ के जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक डायग्राम दे रखा है इन्फार्क्ट किडनी का। जो अफेक्टेड एरिया है वो शो किया गया है राइट साइड के ऊपर। उसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, बहुत ज़्यादा इंटेंसली इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूबुलर सेल का, जबकि सेल की आउटलाइन मेंटेन है। जो न्यूक्लियाई है वो शो कर रहा है ग्रैनुलर डेब्रिस, और जो इंटरफेस है बिटवीन द वायबल एंड नॉन वायबल एरिया के बीच में वो शो कर रहा है नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड पॉलिफरेटिंग वेजल। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जिसे बोला जाता है कॉलिक्यूटिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो टर्म है वो इस्तेमाल किया जाता है मैक्रोस्कोपिकली सॉफ्ट या फिर मशी ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब किसी एरिया ऑफ डर्ट टिश्यू का किस वजह से, ड्यू टू द रैपिड एंजाइमेटिक डिसोल्यूशन या फिर किसी भी एल्कली बर्न की वजह से। सो व्हाट आर द कॉज ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस? कॉज जो होते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की हो सकता है कोई भी इस्चेमिक इंजरी हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमनली जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसके अंदर क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है टिश्यू का बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमनली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है, इन्फार्क्ट ब्रेन में मिलती है या फिर कोई एब्सिस कैविटी के अंदर। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर जो नेक्रोज टिश्यू होता है उसके अंदर रैपिडली सॉफ्टनिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्फाक्शन हो रहा है नर्वस टिश्यू का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइसोसोमल एंजाइम है। इसके अलावा दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस ऑल्सो अकर इन सपोर्टिव इन्फ्लेमेशन वेयर लिक्विफेक्टिव अकर्स, लिक्विफेक्शन अकर करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोटेलिटिक एंजाइम्स। जो भी पैथोजेनेसिस होगी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की, लिक्विफेक्शन कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेगा डेड सेल को, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा टिश्यू का इनटू लिक्विफेक्टिव विस्कस मास बन जाएगा वहाँ पे। अगर प्रोसेस जो होता है शुरुआत हुआ है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का इन्फ्लेमेशन से, तो वहाँ पे जो मटेरियल होगा वो फ्रिक्वेंटली कैसा होगा, क्रीमी कलर का होगा जिसको आप पस बोलते हैं। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के कॉजेज होते हैं इस्चेमिक इंजरी, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमनली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं हमें ब्रेन के अंदर या भी कोई भी एब्सिस कैविटी के अंदर। जहाँ पे भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी वो एरिया जो होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइसोसोमल एंजाइम होंगे। उसके भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रही होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो एरिया कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेगा डेड सेल को, जिसकी वजह से वो एरिया हमारा कैसा हो जाएगा, टिश्यू जो होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लिक्विड विस्कस मास के अंदर। ठीक है, अब बात आती है मॉर्फोलॉजी की। अगर हम इस एरिया को ग्रॉसली देखें तो ये एरिया हमारा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है विद लिक्विड सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस। लेटर ऑन वहाँ पे एक सिस्ट बन जाती है। माइक्रोस्कोपिकली अगर बात करें, जो सिस्टिक स्पेस होता है उसके अंदर नेक्रोटिक सेल डेब्रिस होती है और मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं फैगोसाइट मटेरियल से। जो सिस्टिक स्पेस है तो वो बनता है किसकी वजह से, पॉलीफ्रेटिंग कैपिलरीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड ग्लियोसिस, जिसे बोला जाता है पॉलीफ्रेटिंग ग्लायल सेल इन केस ऑफ ब्रेन। तो हमने मॉर्फोलॉजिकली बताया आपको कि जो एरिया होगा वो ग्रॉसली सॉफ्ट होगा, लिक्विफाइड सेंटर होगा जिसमें नेक्रोटिक सेल डेब्रिस होगी, बाद में वहाँ पे एक सिस्ट बन जाएगी। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो नेक्रोज सेल डेब्रिस जो होगी, जो स्पेस होगा उसके अंदर नेक्रोज सेल डेब्रिस होगी, मैक्रोफेजेस होंगे जो कि फैगोसाइटोज मटेरियल से फिल्ड होंगे। सिस्टिक स्पेस के अंदर बना हुआ होगा वो पॉलीफ्रेटिंग सेल्स, कैपिलरी एंड इन्फ्लेमेटरी सेल से बना होगा और ग्लियोसिस। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है लिक्विफाइड नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन का। जो नेक्रोज एरिया है वो दिखाया गया है राइट साइड के ऊपर, जो कि शो कर रहा है सिस्टिक स्पेस जिसमें कंटेनिंग सेल डेब्रिस है, व्हाइल द सराउंडिंग जोन शो कर रही ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड ग्लियोसिस। अब बात करते हैं हम कैसियस नेक्रोसिस के बारे में। कैसियस नेक्रोसिस जो होती है ज़्यादातर देखने को मिलती है इन द सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन के अंदर। कैसियस नेक्रोसिस जो होती है कंबाइंड फीचर्स होते हैं इसके अंदर, बोथ कोगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर के जैसे फीचर्स होते हैं, यानी इसके अंदर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कोगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अनलाइक कोगुलेटिव नेक्रोसिस, द नेक्रोटिक सेल डू नॉट रिटेन देयर सेलुलर आउटलाइन एंड डू नॉट डिसअपियर बाय लिसिस एज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। जो टर्म जो इसके अंदर कैसियस है इसका मतलब होता है चीज लाइक, यानी इट इज डिराइव फ्रॉम द फ्राइबल येलो वाइड अपीयरेंस टू द एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ द कैसियस नेक्रोसिस के अंदर, ग्रॉसली देखेंगे तो वो एरिया जो होगा हमारा, जो फोकाई होंगे कैसियस नेक्रोसिस के, वो रिजेंबल करेंगे ड्राई चीज एंड सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रैनुलर और येलोइश होंगे। दिस अपीयरेंस इज पार्शली एट्रीब्यूटेड टू द हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द
कैप्सूल्स ऑफ द ट्यूबरक्ल्स बेसिलाई, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोस्कोपिकली जो होगा नेक्रोस्ड फोकाई जो होंगे स्ट्रक्चरलेस होंगे, इस्नोफिलिक होंगे और उसके अंदर ग्रैनुलर डेब्रिस प्रेजेंट होगी। तो सराउंडिंग टिश्यू होगा वो शो करेगा करेक्टरिस्टिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन consisting of the epithelioid cell with interspersed giant cell of the Langerhans or foreign body type and the peripheral colors of the lymphocyte। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कैसिस नेक्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड। यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको इस्नोफिलिक एमोफस एंड ग्रैनुलर मटेरियल, वाइल द पेरिफेरी जो है वो शो कर रही है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। अब बात आती है फैट नेक्रोसिस की। फैट नेक्रोसिस एक स्पेशलाइज फॉर्म है सेल डेथ की जो अकर करती है टू एनाटॉमिकली डिफरेंट साइट पे, डिफरेंट लोकेशन पे, बट मॉर्फोलॉजिकली जो लीजन होते हैं वो सिमिलर होते हैं। रिफर टू द फोकल एरियाज ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन, जैसे कि एक्यूट पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस होती है या ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस कॉमनली हमें ब्रेस्ट में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस जो एंजाइमेटिक होती है, जो ये अकर करती है इन केस ऑफ एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रियाटाइटिस के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, देयर इज liberation of pancreatic lipase from the injured or inflamed tissue that result in the necrosis of pancreas as well as the fat deposits throughout the peritoneal cavity and sometimes even affect the extra-abdominal adipose tissue. Fat necrosis hydrolyzes the neutral fat present in the adipose cell into glycerol and free fatty acid. The leak out free fatty acid complex with the calcium and form the calcium soap, which is called saponification. अगर बात करें ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस की, जो कि होती है किसी ना किसी ट्रॉमा जब ऑडिपोज टिश्यू को होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है। मोस्ट कॉमनली जो ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, found in the breast. Rupture of the adipocytes causes release of the fat with lipolysis releasing fatty acid and glycerol. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फैट नेक्रोसिस इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस दिखाई गई है। जो एरिया व्हाइट चॉकी डिपॉजिट शो कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोकाई ऑफ फैट नेक्रोसिस विद कैल्शियम सोप फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं सपोनिफिकेशन एट साइट्स ऑफ लिपिड ब्रेकडाउन इन द मेसेंट्री। अगर बात करें मॉर्फोलॉजिकल फीचर के अंदर, अगर जब फैट नेक्रोसिस होगी तो ग्रॉसली वो जो नेक्रोज एरिया होगा, जो फैट नेक्रोसिस हो रही होगी, वो हमारे येलोइश वाइट और फर्म डिपॉजिट देखने को मिलता है हमें। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोर्स जो होता है इम्पार्ट कर देता है नेक्रोसिस को फोकाई फॉर्मर एंड चॉकी वाइट अपीयरेंस होगी। माइक्रोस्कोपिकली जो नेक्रोस फैट होंगे वो सेल जो होंगे उनके अपीयरेंस जो कि बिल्कुल क्लाउडी अपीयरेंस होगी, वो सराउंडेड होंगे बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। बात आती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस करेक्टराइज किया जाता है बाय द डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल विच हैज़ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फिब्रिन। जिसके अंदर करेक्टराइज किया जाता है उसके अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम इसे। इसके अंदर स्वेलिंग होगी, फ्रेगमेंटेशन होगा, इंक्रीज इस्नोफिलिया ऑफ कोलेजन फाइबर होगा एंड एक्यूमुलेशन होगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड का एंड फिब्रिन ड्यू टू वेस्कुलर एक्सुडेशन ऑफ द फिब्रिनोजन एट द साइट ऑफ लीजन। फॉर एग्जाम्पल कोलेजन डिजीज, जैसे कि कोलेजन डिजीज़ है, रोमेटिक फीवर है, रेमेटॉइड है, स्क्लेरोडर्मा है, ल्यूपस एरिथेमेटोसस है, या फिर पॉलीआर्थराइटिस, या फिर जब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है उसकी वॉल्स के अंदर, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर भी हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इन एन आर्टरी इन अ पेशेंट विद पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। जो वॉल्स हैं आर्टरीज की वो शो कर रही हैं सर्कमफेरेंशियल ब्राइट पिंक एरियाज ऑफ नेक्रोसिस विद प्रोटीन डिपोजिशन एंड इन्फ्लेमेशन, जो कि डार्क न्यूक्लियाई ऑफ न्यूट्रोफिल्स के जरिए शो किए गए हैं इसके अंदर। अगर बात करें फेड एंड लोकल इफेक्ट ऑफ नेक्रोसिस की, तो जहाँ नेक्रोसिस हो रही है अगर वो एरिया हमारा स्मॉल है तो वहाँ पे क्या होगा, जो नेक्रोसिस का जो प्रोडक्ट होगा वो इरिटेट करेगा सराउंडिंग टिश्यू को, वहाँ पे एक जोन ऑफ इन्फ्लामेशन फॉर्म हो जाएगी। अगर वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा जोन ऑफ इन्फ्लामेशन के अंदर, तो जो नेक्रोज्ड एरिया होगा वो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और उसको वो रिमूव करेगा बाय मैक्रोफेजेस के जरिए या फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए, और वहाँ पे हील करने में हेल्प मिलेगी।
या फिर वो रिपेयर करेगा बाय रीजनरेशन या फाइब्रोसिस के जरिए। ये डिपेंड करेगा किस तरीके की सेल जो है इफेक्ट हुए हैं, मे बी लेबियल, स्टेबल और परमानेंट। अगर नेक्रोज्ड एरिया हमारा वाइड है तो जो प्रोडक्ट होगा उसे हम रिमूव नहीं कर सकते, और जो फोकस कैप्सूल फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे, जो फॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द लिविंग टिश्यू से। जो एरिया होगा नेक्रोटिक सॉफ्टनिंग का इन द ब्रेन के अंदर बिकम सराउंडेड बाय द पॉलीफ्रेटिंग न्यूरोलजिया। और अगर जो नेक्रोसिस हो रही है, ओल्ड कोई अनएब्जॉर्ब कैसियस नेक्रोसिस का लीजन प्रेजेंट है एंड द फैट नेक्रोसिस का, तो वो यूजुअली बिकम हैविली कैल्सिफाइड, जिसे बोला जाता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अगर नेक्रोटिक टिश्यू जो होगा इज इन्फेक्टेड होगा या फिर प्यूट्रीफैक्शन ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से वहाँ हो जाएगी गैंग्रीन। सो दीज आर द फेट एंड लोकल इफेक्ट ऑफ नेक्रोसिस. By this we have completed all different type of necrosis and the causes of necrosis. I hope guys you like this video. If you like, please hit like button and share with your friend. If you have any query, just feel free to comment below in the comment section. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। जस्ट